हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। मैं हूं सीएस अंकिता अग्रवाल एंड आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मूट कोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मूट कोर्ट के क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लीगल ब्रेनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसा कंटेंट लाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे मूड कोर्ट के बारे में कब पता चला था और मेरा तब क्या इंस्टेंट रिएक्शन था। जैसे कि मैं सीएस कर रही थी तो सीएस में ही मुझे पता चला था कि मूड कोर्ट क्या होता है, मूड कोर्ट कंपटीशन कैसे होता है। मूड को सीएस में तब एक ट्रेनिंग हुआ करती थी एसआईपी, जो कि मैंने दिल्ली चैप्टर से ली थी। तो जो उस दिन का लास्ट डे था ना, अभी तक मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसमें मूड कोर्ट सेशन था। अब मूड कोर्ट में होता क्या है, आपको एक केस स्टडी दी जाती है और एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आपको लड़ना है केस। एक डिफेंडेंट है, एक प्लेंटिफ है और जजेस हैं सामने, और यू हैव टू प्रूव योर क्लाइंट कि वो सही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे लॉ में ना स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो बारीकी या इंटरप्रिटेशन लॉ की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस टाइम जो मुझे केस दिया गया था वो था वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तब तो इतना पता नहीं था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और तब ये लगता था कि शायद अच्छी तरीके से पता होता तो हम और इन्जॉय कर पाते। बट बाद में मैंने 2 बार और पार्टिसिपेट किया है मूड कोर्ट में। मुझे हल्का फुल्का मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। इन कमिंग डेज इन फ्यूचर मैं शायद और पार्टिसिपेट करूं, बट अब उतना टाइम नहीं मिल पाता। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब आप वीडियो देखो, ठीक है, और मैंने आपको पूरे पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो मूड कोर्ट कंपटीशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। इट्स एन एक्टिविटी। सबसे पहले मूड कोर्ट कंपटीशन क्या है, एक एक्टिविटी है जो बेसिकली लॉ स्कूल्स में होती है। और ये एक्टिविटी में क्या होता है ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि रेप्लिका होती है ऑफ द ओरिजिनल कोर्ट। लाइक स्टूडेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे और उनको एक हाइपोथेटिकल केस दिया जाएगा। ठीक है, तो इट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न टू एनालाइज लीगल इश्यूज। इट्स लार्जर purpose is to teach students the practical side of practicing law. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने कोर्ट में जाकर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर केस फाइट करना है। तो वही चीज उनको स्कूल, कॉलेज में, स्कूल्स में सिखाई जाती है, लॉ स्कूल्स में, कि एक एनवायरनमेंट में आप कैसे प्रोसीड करोगे, कैसे अपने जो आपके जजेस होंगे या जो आपके कलीग्स होंगे, ओपोनेंट्स होंगे, उनको आप कैसे एड्रेस करोगे। तो ये पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। टिपिकली लॉ स्टूडेंट्स आर गिवन अ डिटेल्ड hypothetical fact scenario that raises one or more legal issue। ठीक है, तो ये आपका मूड कोर्ट कंपटीशन है। नाउ मूड कोर्ट कंपटीशन का हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है टर्म्स। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये टर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स या पार्टीज। तो सबसे पहले होते हैं पिटिशनर। पिटिशनर और एपिलिटेंट, द पर्सन हु अपील्स द लोअर कोर्ट डिसीजन टू द हायर कोर्ट। अब आपको हायर पता है, सबसे पहले लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद हायर हाई कोर्ट होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जो आपका लोअर कोर्ट का, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, किसी भी कोर्ट का जो डिसीजन है, वो उसके रिगार्डिंग उसको चैलेंज करता है इन हायर कोर्ट। तो द पर्सन हु अपील्स, जो स्टार्ट करता है, जो अपील करता है, उसको हम कहते हैं पिटिशनर और एप्लीटेंट। उसके जो ओपोनेंट होगा वो कौन होगा, रिस्पोंडेंट होगा। द पर्सन हु आर्ग्यूज दैट द लोअर कोर्ट डिसीजंस वाज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके फेवर में हुआ होगा, तो वो आर्ग्यू करेगा और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दे आर बेसिकली टू पार्टीज, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट।
अब सेकंड सिनेरियो में जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ये ओरिजिनल कोर्ट रूम का रेप्लिका है। तो जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोर्ट रूम में किस तरीके से कौन सी चीज प्लेस होती है। लाइक यहाँ पे जजेस पैनल होता है, यहाँ पोडियम होता है, यानी यहाँ पे कोर्ट रिकॉर्डर होता है जो सारी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है, जिसको वो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जूरी बॉक्स होता है। फिर यहाँ पे प्लेंटिफ अटर्नीज होते हैं, डिफेंसिव अटर्नीज होते हैं। डिफेंडेंट वही आपके रिस्पोंडेंट, और यहाँ पे प्लेंटिफ मतलब पिटिशनर। ठीक है। यहाँ पे विटनेस शेयर होती है जिसको हम कटघरा बोलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स होता है, और यहाँ पे आपकी जर्नल सिटिंग्स होती है ऑडियंस के लिए। तो इस लॉ स्कूल्स में कौन से होंगे? जो स्टूडेंट्स होंगे, जो नॉन पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो ये पूरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट है इन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। देन स्टार्ट होता है, और थर्ड पॉइंट है आपका सिनेरियो का प्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको क्या दिया है, ये पूरा ओवरव्यू दिया है ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। नाउ इनिशियल प्रेजेंटेशन, जो पहला पार्ट है वो है आपका इनिशियल प्रेजेंटेशन, जिसमें कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं, अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रख सकते हैं। वो सारा अपना जजेस के सामने अपने जो भी उनका केस होगा उसके फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन। रिबिटल का मतलब होता है ऑपोजिशन जो पार्टी है ना, वो डिफेंड करेगी अपने आप को, जो डिफेंड करेगी, और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुए हैं, उनको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इट्स लाइक अ डिफेंडिव डिफेंसिव, या हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन जो आंसर करती है वो। अब उसमें पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। अब इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पिटिशनर पूछेगा या एलिगेशन लगाएगा, रिस्पोंडेंट करेगा, बट ये दोनों साइड से टू वे साइड। लाइक पिटिशनर पहले अपने फैक्ट्स दे देगा, रिस्पोंडेंट अपने फैक्ट्स दे देगा। अब इसके रिगार्डिंग जो है रिस्पोंडेंट रिएक्ट करेगा, और इसके रिगार्डिंग पिटिशनर रिएक्ट करेगा रिस्पोंडेंट के खिलाफ। तो ये इट्स अ सेकेंड प्रेजेंटेशन। एक इनिशियल प्रेजेंटेशन में अपनी उन्होंने बात रख दी, और रिबिटल में उन्होंने उसको डिफेंड किया, अपनी अपनी साइड्स को डिफेंड किया। नाउ स्टार्ट होता है डिस्कशन। डिस्कशन में वो बोल रहा है ड्यूरिंग एंड और आफ्टर ईच प्रेजेंटेशन। वो क्या कहना चाह रहा है कि या तो डिस्कशन के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान, या फिर उसके बाद, justices can and should question the attorney in an effort to clarify the arguments। अगर जस्टिस के दिमाग में, चीफ जस्टिस के दिमाग में कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, ऑन ईदर साइड, पिटिशनर के साइड भी आ सकता है और डिफेंसिव के साइड भी आ सकता है, तो उन दोनों की साइड अगर कोई ऐसी क्वेरी आ रही है तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं इन बिटवीन। दे हैव द फॉर दैट। अब अटर्नीज क्या करेंगे? अटर्नीज, जिसको नहीं पता है बता दूं, लॉयर्स होते हैं। मे आस्क फॉर द टाइम टू कंसल्ट। यहाँ पे उनको एक टाइम फ्रेम मिल सकता है फॉर द कंसल्टेशन विद देयर मेंबर्स ऑफ देयर टीम बिफोर आंसरिंग सच क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, उसके लिए वो एक कंसल्ट करने के लिए टाइम मांग सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। फिर जब आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, इनिशियल प्रेजेंटेशन हो गई, सेकंड प्रेजेंटेशन हैव बीन प्रेजेंटेड, द जस्टिस शुड ऑर्गेनाइज इनटू अ सर्कल टू डेलिब्रेट ऑन अ डिसीजन। मतलब उसके बाद जो उनका कंक्लूजन होगा, जो कंक्लूजन होगा उसमें क्या वो डिसीजन देंगे, या तो वो रेफर करेंगे, नेक्स्ट डेट देंगे, या फिर वो अपना फाइनल डिसीजन देंगे। तो वो इस तरीके से देंगे। ठीक है। नाउ मूड कोर्ट कंपटीशन, मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि मूड कोर्ट कंपटीशन का जो सिनेरियो है वो क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। अब मूड कोर्ट कंपटीशन की कुछ इनिशियल्स, जैसे स्टिमुलेट्स अ कोर्ट हियरिंग, वही मैं आपको बोल रही हूँ, एक तरीके से वो कोर्ट हियरिंग होती है। यूजुअली एन अपील अगेंस्ट अ फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन इसका लोअर कोर्ट का। इन विच पार्टिसिपेंट्स एनालाइज दी प्रॉब्लम, सबसे पहले वो एनालाइज करते हैं कि अगर उस कोर्ट का कोई डिसीजन आया था तो उसमें प्रॉब्लम क्या। रिसर्च द रेलेवेंट लॉ,
prepare written submissions, present oral argument, and they usually involve two grounds of appeal argued by each side. Okay, तो ये आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है. देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रिसीविंग दी रिकॉर्ड, जो भी आपके पास है वो आप रिकॉर्ड जो है रिसीव करो. जब आपको एक बार मिल जाता है तो मूड कोर्ट कंपटीशन कब बिगेन होता है, विद ईदर one or two students receiving a copy of record around which the moot court competition will revolve. मतलब एक तरीके से जो भी एक सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है यहाँ पर, वो आप पहले रिसीव करो और उसके बाद आप एनालाइज करना. तो राइटिंग दी ब्रीफ, मेकिंग दी ओरल आर्ग्यूमेंट. अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि तब से स्टार्टिंग से एक ओरल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है. देखो, ओरल एग्रीमेंट तो क्या है कि जो लॉयर्स हैं वो अपना केस जो लड़ेंगे वो ओरल लड़ लेंगे. कोई रिटर्न में तो कुछ होता नहीं है एज सच. आप मुंह से ही वर्बली अपनी चीजें प्रेजेंट करते हो. नाउ अब प्रिपेयर जो करते हो ओरल आर्ग्यूमेंट्स को, आप वो कैसे करते हो? देखो, सबसे पहले अब मैं इसको ना स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं. जैसे हम एक हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो लेते हैं कि हम एजीएम का लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि है सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट. सबको पता होगा ये वाली चीज. अब मैंने एक हाइपोथेटिकल केस लिया है कि एक एजीएम के रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स ने केस फाइल कर दिया केस. वो सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, बट ये फैक्ट्स को जानने के लिए कि वो सब्जेक्ट मैटर उसका क्या है, वो है एजीएम एंड शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स हेयर आर दी प्लेंटिफ पिटिशनर्स, एंड यहाँ पे जो कंपनी है वो आपकी डिफेंडेंट. नाउ सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप मटेरियल पढ़ोगे. आप नो दी फैक्ट्स ऑफ द केस. एक्चुअल केस क्या है, शेयर होल्डर्स ने अगर केस फाइल करा है तो उसके रिगार्डिंग क्या दिक्कत है उन्हें. रीड द इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज रिलाइड अपॉन ईच साइड. यहाँ भी कोई अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं तो कंपनी लॉ में एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, आराम से हो सकता है. या कोई और अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी की बात हो रही है. तो जो अथॉरिटीज हैं उनके स्टेटमेंट्स को भी, उनकी चीजों को भी ध्यान रखना है. क्रिएट अ यूनिफाइंग थीम, प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज टू लाइकली क्वेश्चंस. देखो, इसका क्या मतलब है लाइकली क्वेश्चंस. हमें अच्छी तरीके से ये चीज पता है कि हमें अगर कोई चीज किसी से बहुत बात करनी होती है, या फॉर एग्जाम्पल किसी को भी अपनी बात में एग्री करना होता है, तो जो भी इसके क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं या उसके रिस्पॉन्सिव जो उसका नेचर होगा, उसके लिए भी हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा. अब जो कोर्ट रूम है उसमें आप डिपेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट को. वो भी अपनी साइड पर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइट कर रहा है और आप भी अपने पार्ट पे अपने लिए फाइट कर रहे हो. तो आपको हर तरीके से अपने पॉइंट को क्लियर रखना है और ये साबित करना है एट लास्ट दैट यू आर राइट, सो दैट जो जस्टिस हैं, जजेस हैं, वो आपके फेवर में जो केस को सबमिट मतलब वो दें, जस्टिस जो ऑर्डर दें. ठीक है. तो क्रिएट अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट एंड प्रैक्टिस. ये किस चीज की सारी चीजें बात हो रही है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. नाउ अब एक पूरा ना मेमोरियल बनता है, मतलब आप इसको कह सकते हो एक रिपोर्ट फॉर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. तो उसका किस तरीके से कंटेंट्स होते हैं मैं बताती हूँ. देखो, कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपका क्या आ गया, इंडेक्स. देन टेबल ऑफ एब्रीविएशंस, जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो लीगल फॉर्म्स होती हैं, लीगल एब्रीविएशंस होती हैं वो. स्टेटमेंट, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, दोनों केसेस के साथ दोनों साइड्स के जो भी फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं वो. इशू रेज्ड, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस और आगे क्या आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, उनको पहले से ही एनालाइज करना है. एंड देन लास्टली प्रेयर. जो भी ये कंटेंट्स हैं मेमोरियल के, आपको सारे समझ में आ गए होंगे बाय दिस. बट दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी कि कवर पेज बेसिकली क्या है, कैसा होता है, एंड प्रेयर. ये दोनों चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. और आपने जिस बच्चों को नहीं पता कि मूड कोड क्या होता है, उसके दिमाग में ये पक्का क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट. तो कवर पेज देखो कैसा होता है.
ये आपका कवर पेज है। कवर पेज में सबसे पहले ऑल इंडिया मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे लिखा। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? नेम ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है, ऑल इंडिया मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन 2017। देन यहाँ पे टीम कोड दे रखा है। फिर ऑल इंडिया मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज बेंगलुरु। तो ये उन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ये ऑल इंडिया मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन इस लेवल पे, ऑल इंडिया के लेवल पर है, तो दो लोगों ने मिलकर करा है, ने ऑर्गेनाइज करा है। हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर आप किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो? बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो के सामने, ठीक है। फिर ओरिजिनल रिट जुरिडिक्शन पब्लिक जस्ट लिटिगेशन, PIL जो थी वो। फिर आपका ये सिविल नंबर ऑफ दिस आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इन मैटर्स ऑफ। अब यहाँ पे ना देखो, ये जो कवर पेज होगा, ऑब्वियसली जो पूरा मेमोरियल बनेगा, ये दोनों साइड से अपना अपना बनाएंगी। तो नीचे लिखा हुआ है मेमोरियल फाइल्ड एंड अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशन। तो ये जो चीज है वो आपकी पिटिशन साइड से बनाई गई है, और पिटिशनर्स का नाम है ये, और आपके रिस्पोंडेंट्स हैं ये। अब फॉरवर्ड memorial submitted to the honorable chief justice and his companions and justice। ठीक है, तो ये आपका हाई कोर्ट के सामने इस पूरा कवर पेज है, जिसके थ्रू आपको एक स्लाइटली क्रक्स मिल जाता है कि व्हाट इट ऑल अबाउट। अब सेकंड चीज जो मैंने आपको बतानी है वो है प्रेयर। तो प्रेयर क्या है? देखो, प्रेयर बेसिकली इट्स लाइक अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, हम इसको बोल सकते हैं। इट्स अ क्लोजिंग स्टेटमेंट on both sides. It is one of the most important parts of the memorial as well as during oral rounds. It consists of what you are seeking from the court. आप कोर्ट से क्या चाहते हो, और what you want the decision the court to be. डिसीजन कोर्ट का क्या होना चाहिए, आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में एक तरीके से अपनी बात कहते हो। और जब भी आप ये प्रेयर कहोगे, तो यू ऑलवेज स्टैंड अप, because you are just requesting or giving the closing statement in front of your justice। तो आप इस तरीके से एक जेस्चर शो करते हुए आप अपनी बात कहोगे। अब ये जो पूरा था ना, मैंने आपको क्या बताया कि मोड कोर्ट कंपटीशन क्या होता है, मोड कोर्ट कंपटीशन का सिनेरियोज क्या क्या होते हैं, और कंटेंट्स ऑफ मेमोरियल, और ये सब मैंने आपको बताया। अब हम कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं डूज एंड डोंट। हमें पूरे प्रोसेस में जब भी हम ये मूड कोर्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें करनी है, और कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना है कि हमें बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना। लाइक अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डूज। डूज में सबसे पहले साउंड लाइक यू केयर। इसका क्या मतलब होता है? साउंड लाइक यू केयर, इसका मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ही बोरिंग चीज है अंदर से, इफ यू इफ यू फीलिंग लाइक कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, इस केस में कुछ नहीं रखा, व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो इवन इफ यू थिंक इट्स मोस्ट बोरिंग इशू इन द वर्ल्ड, द जजेस शुड नेवर सेंस दैट। आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि दैट यू आर जेन्युइनली फाइटिंग फॉर योर क्लाइंट, कि ठीक है, उनको लगना चाहिए, आपको कन्विंसिंग लगना चाहिए इतना। सेकंड, आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली, कंप्लीटली एंड इमीडिएटली। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपको तुरंत आंसर देना है पूरी अच्छी तरीके से, ताकि उस सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और उसको अपना आंसर मिल जाए। सेकंड, आप कभी नहीं कहोगे दैट वेट फॉर अ मिनट, आई विल गेट यू इन दैट मिनट, ठीक है, विल गेट दैट इन अ मिनट, कभी भी नहीं बोलोगे। देन मेक आई कांटेक्ट। ये वाला टॉपिक तो हमने अपनी CS एडवोकेसी में भी पढ़ा है। एडवोकेसी स्किल्स में यू शुड मेक एन आई कांटेक्ट टू ऑल द जजेस हु ऑल ऑन द पैनल। ठीक है, जो भी पैनल पे हैं सबसे कनेक्ट करना है। फिर बी
कॉन्वर्सेशनल कॉन्वर्सेशनल आप बात करो सब कुछ, लेकिन ओवर फेमिलियर मत हो जाओ, और इस तरीके से ट्रीट करो दैट यू आर जूनियर एंड आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो। ठीक है, एड्रेस जजेस मच लाइक अ जूनियर एसोसिएट वुड एड्रेस अ सीनियर एसोसिएट और पार्टनर। तो इस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देनी है। और क्या करना है हमें? एड्रेस जजेस विद करेक्ट टर्मिनोलॉजी। देखो, हाईएस्ट कोर्ट होते हैं उसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस कहा जाता है। इंटरमीडिएट एपिलेटेड जो आपके कोर्ट्स होते हैं वो आपके चीफ जज और जज फॉलोड बाय देयर लास्ट नेम होता है, ऐसे ही हायर कोर्ट होता है। बट अगर आपको नहीं याद रहता नाम, तो यू जस्ट सिंपली यूज योर ऑनर, दैट वुड बी फाइन। ओके, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म होता है। और आप जैसे होता है कभी कभी हम गलत एड्रेस कर दे कोर्ट में और समथिंग लाइक दैट, तो एकदम से ना अंदर से आप कॉन्शियस हो जाते हो और आपका ध्यान ना उस गलती पे रहता है पूरे टाइम। तो जस्ट बी श्योर कि अगर आपको नहीं है याद कुछ भी, तो जस्ट यू से यू ऑन। देन वेयर प्रॉपर अटायर, आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होना है, प्रेजेंटेबल हो रहना है, ताकि बॉडी लैंग्वेज से आपकी बहुत सारी चीजें कन्वे हो जाए। Stay away from trendy tight and short suits. Don't go crazy with the hair product and make sure your tie isn't poofed. Okay, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, टेबल रहना है। अगर आप मूड कोर्ट में भी कर रहे हो तो हर एक चीज ये आपकी नोटिस होती है। बी क्रेडिबल एंड कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल मतलब टू द पॉइंट बात करो। यूज प्लेन इंग्लिश, नॉट प्रिटेंशियस एक्सप्रेशंस और लीगली मतलब आप इतना वो मत करो ओवर पावर। सिंपली बहुत ही सटल वे में आपको प्रेजेंटेबल रहना है। फिर बी कॉशियस विद ह्यूमर। देखो ह्यूमर का क्या है कि हंसी मजाक और एक कोल्ड कूल एनवायरनमेंट रहना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि आपने प्रिपेयर्ड जोक्स मारे हैं और उसकी वजह से आपके ही अगेंस्ट वो चीज चली जाए। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कूल भी रहे एनवायरनमेंट और साथ में सही भी रहे। नाउ, अब कुछ चीजें हैं जो आपको डोंट्स में करनी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डोंट्स में करनी है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रश। आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है, आपको काम रहना है एंड स्पीक विद द डेलिब्रेट स्पीड। आपको एक स्पीड के साथ काम करना है, बोलना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप धीरे स्लो हो गए, नहीं, आपको एक स्पीड मेंटेन रखनी है इन योर स्पीच। ठीक है। देन रीड एन आर्ग्यूमेंट। जो भी आपने आर्ग्यूमेंट बनाया, जो आपने मेमोरियल बनाया, उसको आप इतने वेल वर्स होने चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए कि ताकि आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ सकती है, बट आप अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करो। इफ योर ओपोनेंट मिसकोट समथिंग, अगर आपका सामने वाला ओपोनेंट मिसकोट करता है कुछ, तो आप उसको रिप्लाई बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड केयरफुली दोगे, ना कि एकदम से चीखोगे, चिल्लाओगे और रूडली को आंसर करोगे। बी केयरफुल एंड रिस्पेक्टफुल। देन डोंट गेस। भाई यहाँ पे गेसिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। इफ यू डोंट नो द आंसर, एडमिट इट। अगर आपको नहीं पता, जस्ट से यू डोंट नो। ट्राई टू अवॉइड दिस एंटिसिपेटिंग एवरी क्वेश्चन द जजेस माइट आस्क। आपको गैस नहीं करना है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अरे वो भी पूछ सकता है, नहीं। आपको बिल्कुल गैसिंग नहीं करनी है। और अगर जैसे कि आप प्रिपेयर करते हो अपने केस, तो अगर आपको पहले लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जजेस ये भी पूछ सकते हैं, जजेस के मन में डाउट हो सकता है, तो यू जस्ट सिंपली राइट एन सप्लीमेंट्री ब्रीफ इफ इट वुड हेल्प द कोर्ट, और आप जजेस को पास ऑन कर दो उनकी कॉपी, उसकी कॉपी है। ठीक है, तो आपके जो जितने भी जो जजेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले ही वो हो जाएंगे, और आप इस तरीके से बोल भी सकते हो कि मतलब आपकी नॉलेज के लिए, मतलब थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम सपोर्ट प्लीज। ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है। फिर स्पीक ओवर अ जज। कभी भी नहीं करना है, इवन इफ द जज इंटरप्ट्स यू। बीच में आप कोई चीज बोल रहे हो, उन्होंने एकदम से बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया, आपको तभी के तभी चुप हो जाना है। स्टॉप टॉकिंग इमीडिएटली। ठीक है, ओवर चीज नहीं करनी है। और कुछ चीजें जो आप कर सकते हो, नहीं करनी है, जो आपको मतलब जो आप ध्यान रख सकते हो, वो है ची और फिंगर नेल्स। देखो, ये तो बहुत कॉमन चीज है इस तरीके से, तो ये कोई प्रोफेशनल नेचर नहीं होता है।
आस्क हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये आपकी जॉब है कीप ट्रैक टू डू सो, आप वो चीज करो। देन आस्क द जजेस क्वेश्चन। You are there to answer questions, not to ask them. You can verify if your understanding of a question is correct and if the court has further questions, but that you don't, मतलब आप जजेस से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, ठीक है? तो यू आर देयर टू आंसर देम और टू आस्क देम। देन डोंट present your argument, your case as an opinion. No, a big no. आप कहीं भी ये नहीं बोल सकते according to me, according to that. You always say according to the law, according to that prescribed section, according to that thing in act. ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे, ना कि ये बोलोगे कि व्हाट यू। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा सिनेरियो था कि आपका क्या है क्या नहीं है। देखा आपने कि किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो एक आइडिया हो गया होगा कि मूड कोर्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। नाउ अगर आप इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि हम कैसे कहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम चैनल लीगल ब्रेनरी पर आप मुझे को डीएम भी कर सकते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय वीडियो इफ़ यू नो आपको लगता है कि मैं जो कंटेंट बनाती हूँ वो अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। और दैट्स इट, विल मीट यू in next video. Thank you.